नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल जो आपकी क्लास चल रही है वो लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे अपने लय में आगे बढ़ रही है। तो आप सभी लोग आशा करूँगा कि क्लास कर रहे होंगे, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से लेकर के आगे चल रहे होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल जो हम वन स्थिति रिपोर्ट है उसको एक बार फिर से कवर करेंगे और वो जो वन स्थिति रिपोर्ट है, वनों की अवस्थिति क्या है, वनों का क्या स्टेटस है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर छूटी थी जो वन स्थिति रिपोर्ट है, और वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी रहती है वो वन जो विभाग होता है मतलब वही जारी करता है। तो वन स्थिति के बारे में, वनों का परसेंटेज, वनों की मतलब कौन कितना प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं, कितने सघन वन हैं, कितने मध्यम, कितने विरल वन हैं हमारे यहाँ पर, ओपन फॉरेस्ट जितने हैं। तो इन सब के बारे में हम आज की पूरी वीडियो में यही जानकारी लेंगे कि वन की अवस्थिति क्या है और जो आपके वनों से संबंधित नाइट पार्क, सफारी पार्क, ये सब कहाँ पर अवस्थित हैं, किस क्षेत्र में हैं, इन सब के बारे में हम यहीं पर जानकारी जुटाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की जो क्लास है आज की क्लास में हम कहाँ पर मतलब अब खड़े हुए हैं। आज की क्लास को जब हम देखते हैं तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो वन स्थिति रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, ये कब की है। ये 2021 वाली रिपोर्ट से मैं डाटा उठा रहा हूँ और अगर स्टेटस में अगर आपको कहीं पर अगर त्रुटि कोई मिलती है तो आप डाटा को अपने अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ये इस चीज़ को मैं अपडेट कर दूं और जो चीज़ें अपडेट नहीं होंगी तो उसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। अगर अपडेट चीज़ नहीं होती है तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे, तो उसको पिछले वाले में अपडेट करना भूल गए हैं तो उतना आप रखिएगा, ठीक है। तो चीज़ें यहीं पर चलेंगी ऐसे ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का, और तब हम बात करेंगे कि कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर वन है और कितने क्षेत्रफल पर नहीं है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर कितना है उत्तर प्रदेश राज्य का, मैंने आपको पहले क्लास में बताया भी है, पिछली क्लास में आपको। तो यहाँ पर है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसको आपने देखा होगा और ये पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना है, जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में आपके उत्तर प्रदेश में जो मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश राज्य में जो क्षेत्रफल है टोटल वो इतना है आपके पास, जितने में हम जनसंख्या हमारी पूरी लगभग 24-25 करोड़ जनसंख्या जो रह रही है वर्तमान में, तो हमारे कितने में रह रही है 2,40,000 मतलब 928 वर्ग किलोमीटर कहीं ना कहीं अंडर में रह रही है, ठीक है, उसी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। वन स्थिति रिपोर्ट के विषय में हम क्या जानकारी लेते हैं, वनों की जो सघनता है, विरलता है और मध्यम प्रकार के वन, 3 प्रकार के वन है हमारे यहाँ पर, जो अति सघन वन है, मध्यम सघन वन है और जो आपके खुले प्रकार के वन है, जहाँ पर मतलब बहुत ही मिनिमम प्रकार के एक आध पेड़ पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर वन है, उनके बारे में जानेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है हमारा, उसमें से कितने क्षेत्रफल पर हमारे वन हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कुल क्षेत्रफल, हमारे वनों का कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है हमारा यहाँ पर राज्य में, कुल वनों का क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल कितना है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में से आपका कितना है 14,818 जो वर्ग किलोमीटर है, 817 भी आपको लिखा मिल सकता है, 18 या 17 वर्ग किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल है, 14,817 या 18 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है आपका, वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में वनों का क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर वन पाए जाते हैं। इनमें से 3 प्रकार के वन है हमारे, उन 3 प्रकार के वन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपके
अति सघन वन मान लीजिए या इनको अति घने वन कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। अति सघन वन कितने हैं, ठीक है। तो अति सघन वन यहाँ पर कितने % पर पाए जाते हैं आपके, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि अति सघन वन हमारे यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, कितने अति सघन वन पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रफल पर, ठीक। तो इनके बारे में जानते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके 2627 वर्ग किलोमीटर पर। 2627 वर्ग किलोमीटर पर हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अति सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मध्यम घने वन हैं, मतलब जहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, वन तो पाए जाते हैं लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा घने और ना तो बहुत कम मात्रा में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में वहाँ पर वन मध्यम मात्रा में मिलते हैं। जैसे एवरेज मान लेते हैं, तो एवरेज क्या है, तो एवरेज औसत प्रकार के कितने मतलब कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर वन है, औसत प्रकार कितना हम मान लें। तो मध्यम प्रकार के वन यहाँ पर हमारे क्षेत्रफल पर कितने हैं, मध्यम सघन वन मान लीजिए इनको, या औसत वन मान लीजिए, मध्यम सघन वन मान लीजिए। तो इनके पास क्षेत्रफल हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कितना है, तो यहाँ पर है 4029 वर्ग किलोमीटर के आसपास, इतना आप देखेंगे, ठीक है। 4029 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो आपका क्षेत्रफल है रिकवर है किसके द्वारा, मध्यम सघन वन के द्वारा। अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि खुले प्रकार के वन हमारे यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। खुले प्रकार के वन अब हम देखेंगे कि खुले प्रकार के वन कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, या ऐसे लिखिए वनों का क्षेत्रफल या वन का क्षेत्रफल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो खुले प्रकार के जो हमारे वन हैं वो क्या होते हैं, देखिए जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वनों का ना तो अधिक सघन रूप मिलता है ना तो मध्यम प्रकार का, जहाँ पर कम से कम एकाध वन मिलता है लेकिन वनों की उपस्थिति जरूर होती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, खुले प्रकार के वन। और ये हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग 8162 वर्ग किलोमीटर पर। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसका है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कितने प्रकार के वन हैं, उन वनों में क्षेत्रफल का कितना प्रकार है। अब क्षेत्रफल में कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आपको हम बता दें, देखिए निम्नलिखित में से आपको सेलेक्ट करने के लिए ये दे सकता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वनों की स्थिति क्या है, तो सबसे ज़्यादा से कम की ओर दे सकता है या कम से ज़्यादा की ओर, मतलब आरोही क्रम में दे सकता है और अवरोही क्रम में, दोनों में सबसे कम सबसे ज़्यादा, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सर्वाधिक वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। मेल मिलान में आरओ में क्वेश्चन कैसे बनेगा, खुले प्रकार के वन निम्नलिखित में से पाए जाते हैं, ये मेल मिलान ऐसे पाया जाएगा और इसके कहीं पर एक यहाँ पर ऑप्शन ABCD रखा होगा, वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपसे ऐसे, छोटे एग्जाम है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रकार के वन कौन से पाए जाते हैं, खुले प्रकार के वन। ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, और ये क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको जरूरी हो जाता है कि मतलब ये क्वेश्चन आप लोग करें, और स्टैटिक पोर्शन में से अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको जरूरी है आपको करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल पर झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर कुल झाड़ियों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर कितना है, उनके बारे में हम बात करते हैं। कुल झाड़ियों का क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर कितना है। ये झाड़ियाँ आप जान रहे हैं ना, जहाँ पर जिनको काटने के लिए उनका कोई लकड़ी का उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे दवा जरूर बनती है। तो दवा जिनसे बनती है तो वो वाली जो रिपोर्ट होती, मतलब जो दवा होती है, वो दवा के काम आते हैं हमारी कुछ झाड़ियाँ, और उन्हीं झाड़ियों में से हमारे वहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, लगभग 563 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर क्षेत्रफल का आपके पास झाड़ियों का है। लगभग कितना है,
563 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको मिलता है हमारी झाड़ियों में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारा वन क्षेत्रफल है। ठीक है, वन क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर, मतलब हमारे यहाँ पर वन पाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कितने प्रतिशत भाग पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये टोटल प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे। हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं कि मतलब देश के कुल क्षेत्रफल का, कुल वनों का कितने क्षेत्रफल पर अपने यहाँ पर वन पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं और आपके समझ आ भी चुके हैं। इनको ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, देश के, आप देखेंगे इसको, देश के कुल वन का, देश के कुल वन का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्वेश्चन ही बना दिया कि मतलब देश के कुल वन का कितने प्रतिशत भाग, कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो ये है आपका लगभग 2.7% के आसपास। कितना है? 2.7% के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य में देश के राज्य, पूरे देश के वनों का कितना परसेंट पाया जा रहा है? 2.7%। ठीक है, तो 2.7% क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पर पूरे देश के वनों का जो क्षेत्रफल है वो परसेंटेज आपको पता चल गया। और बात करते हैं एक और, इसको इंफॉर्मेशन को नोट करिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, ये टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग, कितने प्रतिशत भाग पर वन है, भाग पर क्या है आपके वन है। तो ये है आपके लगभग 6.615% के आसपास। कितने हैं? 6.15% के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इंफॉर्मेशन के बारे में। हमारे राज्य में 75 जिले हैं। जिलों की संख्या, मंडलों की संख्या, तहसीलों की संख्या, ये सब मैं पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, इसको आप देख लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो प्लेलिस्ट है आपकी, वो प्लेलिस्ट के अनुसार अगर आप काम करेंगे, प्लेलिस्ट के अनुसार देखेंगे, तो सारी की सारी वीडियो, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन, आपके जो सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक 1% वाला, इसको प्रतिशत मत करिए, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जिले, मतलब वन कहाँ पर पाए जाते हैं, परसेंटेज लगभग 36% के करीब यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है सोनभद्र, और सोनभद्र से क्वेश्चन लगभग यूपी के हर पेपर में आता ही आता है। लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं 36% के करीब आपके वन उस जिले में। तो ये सर्वाधिक है आपका, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन पाए जाते हैं, और परसेंटेज में लगभग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका कारण है कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जो
1% वाला जिला ही लिख लीजिए, ठीक। और उत्तर प्रदेश राज्य में न्यूनतम जो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका, में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक जिला है, छोटा सा जिला, जो कि भदोही जिसका नाम है, भदोही में सबसे कम वन पाए जाते हैं और सबसे कम परसेंट पर भी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसका कारण है उसके क्षेत्रफल में भी, मतलब क्षेत्रफल इसका मैंने बताया था आपको कम है, और इसलिए भी यहाँ पर देश के राज्य के वन का जो परसेंटेज है यहाँ पर कम पाया जाता है। तीसरी बात मैं जानकारी आपको ये भी दे दूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष चल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में बात ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपका, यहाँ पर कई जीव जंतुओं की जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग है, क्षेत्रफल भी अलग है उनका, और उनकी अवस्थिति अलग है, प्रजातियां भी उनकी बहुत अलग अलग हैं, कई सारे क्षेत्रफल भी उनके और कई चीजें अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जब हम जानते हैं कि वन्य जीव बिहार वन स्थिति रिपोर्ट चल रही है, तो उसमें वन्य जीव बिहार है, उनकी अवस्थिति क्या है, वन्य जीव बिहारों के मतलब बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो वन्य जीव बिहार के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पुराना वन्य जीव बिहार कौन सा है। तो सबसे पुराना वन्य जीव बिहार की बात करते हैं, ये कौन सा है आपका, चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा जो आपका है सबसे पुराना वन्य जीव बिहार कौन सा है, वन्य जीव बिहार उत्तर प्रदेश चल रहा है आपका, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है, वन्य जीव बिहार कौन सा है, तो ये है आपका सबसे पुराना वन्य जीव बिहार चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार चंद्रप्रभा, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये आपके चंदौली जिले में है, चंदौली जिले में है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार, ठीक है। तो ये आपका सबसे पुराना क्या है, वन्य जीव बिहार है आपका, ठीक है। तो वन्य जीव बिहारों के हमारे यहाँ पर संख्या कितनी है, ये नोट कर लेते हैं हम लोग, वन्य जीव बिहारों की संख्या कितनी है। लगभग यहाँ पर आपके वर्तमान में वन्य जीव बिहारों की संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए आप, कुल वन्य जीव बिहार कितने हैं आपके यहाँ पर, लगभग 24 हैं। नवीनतम डाटा के अनुसार 23 थे, अब लगभग 24 है यहाँ पर आपके वन्यजीव बिहार या अभ्यारण्य, ठीक है। वन्यजीव बिहार कितने यहाँ पर, लगभग 24 हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पुराने वाले की तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि क्योंकि सबसे छोटा वन्यजीव विहार और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, और सबसे छोटा बेटा सबसे बड़ा बेटा भी महत्वपूर्ण होते हैं। बीच वालों की तो गिनती होती है, बट लेकिन इम्पोर्टेंट कौन होते हैं, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला। तो यही बात करते हैं कि मतलब जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हमारा कौन सा है। राज्य का बात करेंगे, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये है आपका वन्यजीव विहार ये है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्या नाम है इसका, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका सबसे बड़ा यहाँ पर वन्यजीव विहार है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल के अनुसार दिखाया जा रहा है
वो आपका सबसे बड़ा है। और ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका किस जिले में है? आपके मेरठ जिले में आता है। हस्तिनापुर देखा होगा आपने, तो हस्तिनापुर मेरठ जिले में आता है। ये वन्यजीव विहार जो है आपका सबसे बड़ा है राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। अब हम बात करते हैं कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है आपका, देखिए राज्य का सबसे छोटा, बड़ा, और ये जो संख्या होती है आपकी, ये जरूरी होती है, फैक्ट याद रखना जरूरी होता है। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से छोटे और बड़े से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यह है आपका राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, यह है आपका पटना। और ये बिहार वाला पटना आप नहीं समझ लेना, पटना वन्यजीव विहार है आपका। और यह है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, और ये आपका अवस्थित है एटा जिले में। कहाँ पर? एटा जिले में अवस्थित है, क्योंकि ये जो एटा जिला है आपका यहीं पर पाया जाता है और यहीं पर आपका अवस्थित है। ये सबसे राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और नोट करिए कि राज्य में कुल पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं। राज्य में कुल पक्षी वन्यजीव विहार, यहाँ पर हो रही है कुल वन्यजीव विहारों की, और यहाँ पर केवल पक्षी वन्यजीव विहारों की संख्या है यहाँ पर। तो ये है आपकी पक्षी वन्यजीव विहार, ये है आपके लगभग यहाँ पर 10 पाए जाते हैं। ठीक, तो राज्य में पक्षी वन्यजीव विहारों की संख्या यहाँ पर कितनी है? आपकी 10 है, और ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पर पक्षी वन्यजीव विहार मैंने आपको कितने बता दिए? 10 बता दिए। और पक्षी वन्यजीव विहारों में भी कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि राज्य में अभी क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार या राज्य में सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको इसको याद रखना जरूरी है। तो इसलिए हम इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, सबसे छोटा पक्षी विहार और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है आपका? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है आपका? लाख बहोसी पक्षी विहार है, और ये आपका है किस राज्य में, सॉरी किस जिले में? लाख बहोसी लिख लेंगे आप सही से। और ये है आपके कन्नौज जिले में लाख बहोसी जो पक्षी विहार है, ये है आपके कन्नौज जिले में लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक, आप लोग नोट कर लेंगे। लाख बहोसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उन 10 जिलों को, उन 10 पक्षी विहारों में जो सबसे बड़े 10, मतलब जो 10 पक्षी विहार है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मतलब सबसे छोटा, देखिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये जो दो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको जरूरी होता है सबसे ज्यादा याद रखना और मतलब उनको लेना। तो आपका हो गया सबसे बड़ा पक्षी विहार। और इसी में बात करते हैं हम यहाँ पर कि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार भी तो आएगा। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है आपका सेखा पक्षी विहार, और ये है आपका
अलीगढ़ पश्चिम बिहार, और ये है आपका कहाँ पर, अलीगढ़ जिले में। कहाँ पर, अलीगढ़ ताले वाले जिले में। कहाँ पर, ताले वाले जिले में सबसे छोटा पश्चिम बिहार है शेखा पश्चिम बिहार। तो शेखा पश्चिम बिहार की बात कर ली ना हमने, अलीगढ़ में अवस्थित है शेखा पश्चिम बिहार, ये राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अच्छा, एक बात और हम करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य में कोई नेशनल पार्क है क्या, राष्ट्रीय उद्यान है क्या? वो कई बार पूछा जा चुका है, और एक बार तो हम ही एग्जाम देने गए थे, उसमें भी पूछा गया था। तो ये जरूरी है, राज्य में नेशनल पार्क कितने, राज्य में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? नेशनल पार्क कह लीजिए या आप कह लीजिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय स्तर का है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। राज्य की मतलब राजकीय नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, एक है मात्र जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना ही होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, 7,680 76-80 वर्ग किलोमीटर यही वाला है। तो लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है, यहीं पर है आपका क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में ये मतलब है, एक ही है, और मतलब इनकी संख्या नहीं है। तो कितने हो गए आपके राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक हो गया। तो राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के हमने बात, हमारे यहाँ पर कुछ घड़ियाल क्षेत्र पाए जाते हैं और उनको रिजर्व कर दिया गया है, और उन घड़ियाल क्षेत्रों को रिजर्व करने के बाद में वहाँ पर कोई ऐसे कृत्य या काम या कार्य नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्शन या वर्किंग का कार्य ऐसा कुछ ऐसी जगह पर नहीं होता है जहाँ पर जिनको घड़ियाल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो कहाँ पर घोषित किया गया है ये हमें याद रखना है कि मतलब हमारे यहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य भी हैं। तो घड़ियाल अभ्यारण्य राज्य में घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? घड़ियाल अभ्यारण्य एक मूवी आपने देखी होगी, कोयल खेल, ठीक है, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत अच्छी, ठीक है। घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपका ये उसी चंबल नदी के क्षेत्र में, वहीं पर चंबल नदी क्षेत्र, वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर आपको मनोज शर्मा से मिले थे। तो वही वाला चंबल नदी क्षेत्र है जहाँ पर आपका क्या है, राज्य में घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र, यहाँ पर इसको घोषित किया गया है, चंबल नदी क्षेत्र को, ठीक है। और ये चंबल नदी जो क्षेत्र है आपका वन्य जीव वाला, ये 2 जिलों में घोषित किया गया है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं आपके? एक तो है आपका इटावा और दूसरा है यहाँ पर आपका आगरा। इटावा और आगरा के इलाके में ये जो आपका राज्य में घड़ियाल जो अभ्यारण्य क्षेत्र है उसको घोषित किया गया है, उसका कारण है, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे कि राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ही, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो हमारी डॉल्फिन मछली है उसका सूचना केंद्र बनाया गया है, वो किस क्षेत्र में अवस्थित है ये भी आपको रखना याद। तो राज्य में, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा नदी वाली जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो राज्य में जो डॉल्फिन सूचना केंद्र है कि हमारे नदी में
कितनी डॉल्फिन हैं सूचना केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी आपका चंबल नदी क्षेत्र में ही है, चंबल नदी क्षेत्र में ही है आपका डॉल्फिन सूचना केंद्र। ठीक है, तो चंबल नदी क्षेत्र में ही दो चीजें हो गई आपकी, एक तो हो गई यहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर जो हमारी डॉल्फिन मछली है जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको घोषित कर दिया गया था 2014 में, तो वो भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी 2012 या 2014 है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, चंबल नदी क्षेत्र में मतलब अवस्थित है, दोनों ही आपके। ठीक है, तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और ऊपर ही लिखूं। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम आपके, और ये दोनों का क्षेत्र कहाँ पर है, इटावा और आगरा में है, मैंने आपको बता दिया चंबल नदी क्षेत्र। बात करते हैं आगे कि हमारे यहाँ पर नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है। ठीक है, और कौन कौन से पार्क हैं हमारे यहाँ पर, एलिफेंट पार्क कहाँ पर है और लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, तो इनके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। उसका कारण ये है कि स्टैटिक पोर्शन जो होता है आपका जीएस, ये जरूरी होता है कि मतलब कौन सा केंद्र कहाँ पर है। तो अब हम बात करेंगे कि सफारी पार्क कितने हैं और कौन सा है और कहाँ पर अवस्थित है। तो डॉल्फिन सूचना केंद्र आपने देख लिया और घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहाँ पर आपने देख लिया, और आपकी आते ही आपकी बारी एलिफेंट। क्या आता है आपका, एलिफेंट। देखिए एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, तो हाथी एलिफेंट वही वाला है, उसके आने जाने, संरक्षण करने, उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए उनको संरक्षित करने के लिए एलिफेंट सफारी पार्क की स्थापना की गई। एलिफेंट सफारी पार्क लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट सफारी पार्क आपका है चंबल नदी क्षेत्र में ही, और ये आपका किस जिले में है, चंबल नदी क्षेत्र में कहाँ पर है, इटावा में। कहाँ पर, इटावा में अवस्थित है। और यहीं पर एक चीज और है, लायन सफारी पार्क। लायन सफारी पार्क कहाँ पर है आपका, सॉरी लायन सफारी पार्क भी आपका कहाँ पर अवस्थित है, आपका चंबल नदी क्षेत्र में ही, और ये भी है आपका इटावा में ही। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है और नोट करके इसको भी आपको रख लेना है, क्योंकि ये दोनों देखो, लायन सफारी पार्क तो आ चुका है, एलिफेंट भी आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में, इसलिए आपको जरूरी है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो हैं आपके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में, इसलिए मैंने क्या रख दिया है यहाँ पर, चंबल क्षेत्र में लिख दिया है, और इटावा में है। पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं आता है कि किस क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ पर आता है कि किस जिले में अवस्थित है, और जिला आपको मैंने बता दिया इटावा। एलिफेंट और लायन दोनों ही इटावा में हैं, और आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नाइट सफारी पार्क कहाँ पर अवस्थित है। ये हाल ही में निर्माणाधीन था और लगभग ये बनकर के तैयार हो चुका है। तो ये आपका नाइट सफारी पार्क जो है आपका लखनऊ में, जो राजधानी जिला है लखनऊ राजधानी क्षेत्र, हाल ही में घोषणा हुई है एससीआर की, है ना, स्टेट जैसे एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ऐसे एससीआर की घोषणा हुई है। तो लखनऊ में, लखनऊ स्टेट की मतलब राजधानी है, कैपिटल है, तो स्टेट कैपिटल रीजन आएगा यहाँ पर, एससीआर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और एससीआर क्षेत्र जब घोषित किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले का सबसे ज़्यादा भाग लिया गया है, किसने का और किसने का कितना भाग लिया गया है। वैसे लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र लिया गया है हरदोई जिले से, और जहाँ से हमारी क्लास होती है। ठीक है,
तो वहीं से हम मतलब बात कर रहे हैं। तो बात कर दिया हमने यहाँ पर इसकी नाइट सफारी पार्क की। तो नाइट सफारी पार्क आपका दोस्तों कहाँ पर है आपका, क्योंकि देखिए लखनऊ आपके पास सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें था, सबसे ज्यादा था लखनऊ में शायद शहरी क्षेत्र था ना, 400 से 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास शहरी क्षेत्र था लखनऊ के पास। ठीक, तो जब मैंने बताया था आपको तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र था, तो शहरी क्षेत्र भी लखनऊ में सबसे ज़्यादा है। देखिए जो स्टेट की उत्तर प्रदेश राज्य की, क्योंकि राजधानी होने के चलते नाते इसी वास्ते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कहाँ पर हैं, राजधानी क्षेत्र लखनऊ में है। तो यहाँ पर क्या अवस्था है, नाइट सफारी पार्क। देखिए और एक बात मैं आपको बता दूं, वन्यजीव सफारी केंद्र कहाँ पर है, वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र। वन्यजीवों में प्रशिक्षण होता है, देखिए शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण का कार्य चलता है, और वो उसका केंद्र कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है। आपके लखनऊ और इटावा 2 जगहों पर है। क्या, लखनऊ और इटावा 2 जगहों पर है आपका वो वन्य जीवों से संबंधित, जहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है कि कैसे वन्य जीव को रखरखाव करना है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी ज़रूरत से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कैसे लानी है, अगर किसी भी वन्य जीव को संरक्षित करना है तो उसको कैसे रखना है, उसको कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसके पास उनके मतलब उसके एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट नहीं होने देना है, हर प्रकार की उनकी जांच कैसे करवानी है, ये सारे के जो सारे सवाल होते हैं ना, इन सबसे जो अध्ययन होता है आपका प्रशिक्षण केंद्रों में होता है। तो वहाँ वो कहाँ पर है आपका, एक लखनऊ में है और दूसरा कहाँ पर है आपका इटावा में है। अब आपका आता है जटायु, ये आपने क्वेश्चन नया सुना होगा, जटायु संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र। क्या, जटायु संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका महाराजगंज जिला है उत्तर प्रदेश का। इसका नाम है, क्षेत्र का नाम है फरेंदा, एक ही है आपका, इस क्षेत्र का नाम है फरेंदा, इतना है। तो फरेंदा महाराजगंज में ये अवस्थित है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, महाराजगंज में, फरेंदा महाराजगंज में। तो आपका क्या है, जटायु संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर अवस्थित है। जटायु से संबंधित जो जानकारी रहती है हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसको आप नोट कर लेंगे, एलिफेंट सफारी पार्क हो गया आपका, लायन सफारी पार्क हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर नाइट सफारी पार्क। SCR की मैंने बात कर दी, बता दी आपको SCR में कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये भी मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, चाहे UPPCS हो और चाहे RO हो। ठीक है, और SCR क्षेत्र से क्वेश्चन बनना है, UPPCS में ये लगभग 95% के करीब तय है। SCR रीजन से क्वेश्चन आपका एक बनेगा। और देखिए बात ये है कि जो आपका मयूर संरक्षण केंद्र है, मोर, एक गाना चला था, राधे 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 बरसाने वाली राधे, तो मोर का जो मयूर संरक्षण केंद्र है ना, ये वृंदावन में है। मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र, तो ये आपका कहाँ पर है, आपका वृंदावन। और वृंदावन कहाँ पर है ये तो आप खूब अच्छे से जानते होंगे, ये आपका है मथुरा जिले में। ठीक है, तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, मथुरा जिले में। और मथुरा जिला एक और है, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर मथुरा जिले में। ठीक है, बात करते हैं बाघों की संख्या के बारे में। बाघों की संख्या, राज्य में कुल बाघों की संख्या कितनी है, राज्य में कुल बाघों की संख्या कितनी है, और वन अवस्थिति रिपोर्ट 2022 का यहाँ पर हम लोग डाटा लेंगे।
कब का बाघों की संख्या कितनी है। अभी क्वेश्चन आ गया था उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि बाघों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। और एमपी पीसीएस में तो इतना सरल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं, यही सवाल आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितने बाघ हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है या नहीं है। बाई चांस क्वेश्चन रख दिया तो भाई मेल मिलान के लिए भी रख सकता है। तो वर्ष 2002 चीज़ों की बात करते हैं। वर्ष 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, तो वर्ष 2018 में यहाँ पर बाघों की संख्या 173 थी। लेकिन वर्ष 2022 में जाकर के एक रिपोर्ट आई है, इसमें बाघों की जो संख्या है हमारे यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर है आपकी 205 संख्या हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पर कितनी संख्या में वृद्धि हो गई, बढ़े कितने, लगभग 32 यहाँ पर बढ़ चुके हैं आपके बाघों की संख्या में। ठीक है, तो 2022 में कितने संख्या है आपको इसको याद रखना है, 205 के करीब। ठीक है, 173 से बढ़कर कितनी हुई है, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, या 2022 में बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हमारे यहाँ पर पक्षियों की कुल प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं, राज्य में पक्षियों की कुल प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में पक्षियों की कुल प्रजातियां लगभग कितनी पाई जाती हैं, कुल प्रजातियां, ये क्वेश्चन आपका फैक्ट है और इनको आपको याद रखना चाहिए, बट बहुत जरूरी नहीं है। लगभग यहाँ पर 500 प्लस अधिक मतलब आपकी प्रजातियां हैं अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में। 500 प्लस आप ऐसे नोट कर सकते हैं, या 500 से अधिक या 500 से ज़्यादा आपकी यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए पक्षियों की प्रजातियां काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में जो पक्षी हैं अनुकूलित ढंग से रहते हैं। ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इसलिए पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जैव विविधता ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। और इसीलिए जनसंख्या मनुष्य के लिए भी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर राज्य के रूप में देखी जाए तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आता है। कि 3-4 देशों को हटा दें तो उत्तर प्रदेश राज्य पहले नंबर पर आ जाएगा जनसंख्या में। और क्षेत्रफल कितना है, मात्र 2,40,000 के करीब है ना, 928 वर्ग किलोमीटर ही यहाँ पर पाया जाता है। पहली बात, एक और सवाल आपका बनता है, प्रथम ग्राम वन किसको कहा जाता है, प्रथम ग्राम वन किसको मानते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम ग्राम वन कौन है, तो ये आपका एक गांव है बेलहत्ती, और जो सोनभद्र जिले का है, एसएनबी सोनभद्र जिले का जो गांव है बेलहत्ती, इसको हम क्या कहते हैं कि मतलब प्रथम ग्राम वन इसको नाम दिया जाता है। और यहाँ पर लगभग कितना 3.8% वन पाया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितना मतलब जिले का, इस गांव में सोनभद्र जिले का कितना परसेंट, लगभग 3.08% वन यहाँ पर बेलहत्ती गांव में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने कि टाइगर रिजर्व कौन से हैं और कितने हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर आराम से बात करते हैं टाइगर रिजर्व पर, और टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे, फिर अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, कितने हैं ये भी बता देंगे आपको। तो बात करते हैं हम यहाँ पर कुल टाइगर रिजर्वों की और हाथी रिजर्वों की। तो हमारे यहाँ पर कुल टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पर कितने हैं, हाल ही में आपने नाम तो सुना ही होगा कि कुल टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई थी दिल्ली में, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने हैं यहाँ पर 4 जो आपके हैं टाइगर रिजर्व हैं। और वो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर याद रखेंगे। क्या, टाइगर रिजर्व, TR मैं लिख दे रहा हूँ, 4 टाइगर रिजर्व हैं आपके। तो मुख्य रूप से जो टाइगर रिजर्व होते हैं उनमें होता क्या है,
देखिए पहली बात तो हम नोट कर लेते हैं कि मतलब हैं कौन कौन से। नंबर 1 पर है आपका दुधवा, दूसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका अमनगढ़, नाम तो सुना ही होगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। TR मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व नीचे लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और आपने एक और सुना होगा नाम, रानीपुर टाइगर रिजर्व का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपका, दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ हो गया। 4 आपके क्या हैं, ये टाइगर रिजर्व हैं। और इन टाइगर रिजर्वों को हमको याद रखना चाहिए, कितने हैं, 4। अब हम बात करते हैं कि हाथी रिजर्व हमारे यहाँ पर कितने हैं। क्या हाथी रिजर्व राज्य में हाथी रिजर्व कितने हैं। तो हाथी रिजर्व यहाँ पर हैं आपके कितने, 2 हैं। और ये 2 कौन कौन से हैं, एक तो है आपका, बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाला है आपका शिवालिक की पहाड़ियों में अवस्थित शिवालिक नाम से है हाथी रिजर्व। और दूसरा है यहाँ पर आपका तराई क्षेत्र में, तराई के नाम से तराई हाथी रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 2 हो गए आपके तराई हाथी रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व। अब हम बात करते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन सप्ताह की स्टार्टिंग करी गई थी। और वन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो वन सप्ताह की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर राज्य वन सप्ताह मनाया जाता है। तो वन सप्ताह हो गया आपका राज्य वन सप्ताह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था। और राज्य वन सप्ताह 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है। 1 से लेकर 7 जुलाई तक यहाँ पर मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य वन सप्ताह। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसके साथ में इसका रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है आपकी कैसी लगी, आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, उससे भी अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे आप अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हो। आज की ये जो क्लास है यहाँ तक लिमिट होती है, इसकी सीमा है। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं जाने चाहिए। स्टैटिक पोर्शन से मैंने जितना विस्तार से आपको बताया है, विस्तार से बताने का उसके पीछे का कारण ये भी है, आप लोग मतलब जो PCS वाले कुछ लोग हैं, RO ARO वाले भी, एजेकिए वाले भी होंगे, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने बेसिक ट्रिक्स भी दी है मैंने आपको, जिलों की मतलब जो सूची है उसको याद करने के लिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आज के बाद में इंफॉर्मेशन वाला स्टैटिक वाला पोर्शन समाप्त होता है। और आज के बाद जो भी क्लास जो आपकी चलेगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास पर होगी। किस पर होगी, उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास पर होगी। और वो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज की जो क्लास है यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग आप अपना एंजॉय कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से रहिए, छोटे और बड़ों को सम्मान दीजिए, प्यार कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।